नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में आज हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान शिवचंद शाह जी मौजूद हैं और हम आपसे ही इस कार्यक्रम में जानकारी चाहेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, जानकारी प्रस्तुत करें जी। देखो, बैनामा कैंसिलेशन का दावा जो है मतलब दायर करेंगे आप, तो उसमें आप पहले तथ्य वर्णन करेंगे। तथ्य वर्णन करने के बाद मेन चीज़ जो आपको देखनी है कि काज ऑफ एक्शन क्या है, कि ये बैनामा किस तारीख को हुआ है और आप कब पेश कर रहे हैं। काज ऑफ एक्शन में आप बैनामा आपने किया है तो आपको उस बैनामे की जानकारी कब हुई है, वो डेट बैनामा जो आपने बैनामा किया है तो आपको बैनामे की जानकारी करना अति आवश्यक है। अगर आपने बैनामे जानकारी की तिथि नहीं दी तो वो आपका कसूर डिफेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, हाँ। काज ऑफ एक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। और जब आप कहते हैं बैनामा मैंने नहीं किया, धोखे से करा दिया गया है, छलकपट कराया गया है या किसी तो दूसरे व्यक्ति से हमारे रफ्तार उठा के करा दिया गया है, तो आपको उसकी जानकारी कब हुई, जानकारी की तिथि ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जानकारी तिथि नहीं देते हैं तो आपका कसूर डिफेक्टिव हो जाएगा। तो मेन काज ऑफ एक्शन की इसमें विशेष आवश्यकता है कि जिस डेट को आपको नॉलेज हुई उसी नॉलेज से आपका जो है टाइम शुरू होगा। तीसरी चीज़ ये है कि जब दावा आपका दायर हो गया, दावा दायर करने के बाद WS की स्टेज आएगी और विपक्षी अपना WS देगा। WS में अगर उसने कोई नया तथ्य दिया है तो आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं और रिप्लाई जो है वो ऑर्डर A टूल 9 में होगा। वैसे रिप्लाई का प्रोविजन समाप्त कर दिया गया है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर A टूल 9 में आप उसका जवाब दे सकते हैं। उसके बाद इशू बनेंगे। इशू बनते हैं, इशू में ये होगा कि दावा कैंसिलेशन के आपके क्या आधार हैं, तो बात पत्र में जो आपने आधार दिए हैं उन्हीं आधारों पर दावा आप निरस्त करने के योग्य है। और टाइम बार का इशू बनता है कि और काज ऑफ एक्शन का भी इशू बन सकता है और जो है ऑर्डर सेविंग रूल अरेबिंग का भी इशू बनता है। ऑर्डर सेविंग रूल अरेबिंग में सबसे पहला काज ऑफ एक्शन कब यूज हुआ, तो काज ऑफ एक्शन ही मेन होता है। दूसरा बाढ़ वाई ला वो भी आता है उसमें, या कोर्ट फीस की कमी है तो भी ऑर्डर सेविंग रूल लाइन से सूट जो है नामंजूर हो सकता है। इसलिए इसीलिए विशेष कहा जाता है काज ऑफ एक्शन जो है वो विशेष ध्यान रखिए कि बैनामा आपने अगर आपके द्वारा कराया गया है, आपके द्वारा एग्जीक्यूट हुआ है, तो आपको उस बैनामे की नॉलेज कब हुई है। और आपके प्रीडिसेसर ने बैनामा किया है तो प्रीडिसेसर के बैनामा की आपको नॉलेज कब हुई है। तो नॉलेज, डेट ऑफ नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। और डेट ऑफ नॉलेज में अगर आपने गड़बड़ी की तो सूट डिफेक्टिव हो सकता है और ऑर्डर सेविंग 11 से नामंजूर हो सकता है और टाइम बार में भी चला जाएगा। जब इशू बन जाएंगे, इशू बनने के बाद फिर एविडेंस होगी और एविडेंस के बाद जो है दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गवाही होगी। इसमें कैंसिलेशन की जो आधारों में है, मेन चीज़ ये है जो रिकॉर्डेड टीनोट होल्डर ने अगर दावा दायर किया है तो सिविल कोर्ट में होगा, और अगर टीनोट होल्डर रिकॉर्डेड नहीं है तो वो रेवेन्यू कोर्ट में, अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि दावा कोई किसी के नाम जमीन रिकॉर्डेड है और रिकॉर्डेड में विवाद वारिशान विवाद बन हुआ और दो वारिशान है, एक कहता है मैं वारिश हूँ, दूसरा कहता है मैं वारिश हूँ। जैसे हम भतीजे कहते हैं हम वारिश हैं, या मेरे नाम वसीयत कर दी हमारे फादर ने, या दूसरा कहता है कि हम भी वारिश इसके हैं। तो जहाँ वारिशान का विवाद है और अगर एक व्यक्ति ने कहा हम बारिश हैं, वहाँ बेसिस आप बारिश उन्होंने बैनामा कर दिया है, तो दूसरा जो कहता है हम हैं और जो रिकॉर्डेड नहीं है, तो जहाँ बारिश का विवाद है वहाँ सूट जो है वो कैंसिलेशन का यहाँ ना नहीं फाइल होगा और वो डिक्लेरेशन के में सिविल कोर्ट में जाएगा। जो तो वहाँ डिक्लेरेशन सूट फाइल होगा। अगर रिकॉर्डेड टीनोट होल्डर है तो यहीं आएगा सिविल कोर्ट में, और अनरिकॉर्डेड टीनोट होल्डर है वो रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा। अगर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, प्लाटिंग है या मकान है, उसमें कोई विवाद होता है तो उसमें डिक्लेरेशन सूट फाइल होगा कि हम इस संपत्ति के स्वामी हमें घोषित किया जाए और ये बैनामा निरस्त किया जाए। यहाँ बैनामा का ये कहा जाता है कि बैनामा बिना अधिकार के, जहाँ बिना अधिकार से शब्द यूज हुआ, तो जहाँ बिना अधिकार की बात आती है तो अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो राइट टू पहले डिसाइड होगा इस बैनामे को, इस भूमि का मालिक कौन है। अच्छा, हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मालिक कौन है। मालिकाना डिस्प्यूट एग्रीकल्चर लैंड के बारे में रेवेन्यू कोर्ट करेगी और नॉन एग्रीकल्चर है, मकान है, उसका डिक्लेरेशन जो है वो सिविल कोर्ट से होगा। तो वो डिक्लेरेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ सिविल का सूट फाइल होगा, उसी में इंजंक्शन होगा। इस तरह से जो है
इसमें काज ऑफ एक्शन पर जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और रिकॉर्डेड क्रिमिनल होल्डर जो है वही सूट यहाँ लाएगा। और अगर जब फादर का मामला है और आप रिकॉर्डेड नहीं है, वो उस स्टेज में स्थिति नहीं लागू होगा, क्योंकि हमारे फादर ने बनाव किया है और हम रिकॉर्डेड नहीं है, तो हम सिविल कोर्ट में ही लाएंगे, क्योंकि हम वारिस हैं, हमको राइट है, क्योंकि हम उनके वारिस हैं, राइट है। वारिसाना, उस वारिसाना के आधार पर हम सिविल कोर्ट में सूट फाइल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो विवाद नहीं है। जहाँ वारिसाना का विवाद है वो रेवेन्यू, वो जाएगा एग्रीकल्चर में, रेवेन्यू में। और वारिसाना का अगर विवाद नहीं है और हम रिकॉर्डेड नहीं है, तो हम सिविल कोर्ट में ही सूट फाइल करेंगे, तब वो रेवेन्यू कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ वारिसाना का विवाद ही नहीं है। और वारिसाना का विवाद नहीं तो रेवेन्यू कोर्ट में नहीं जाएगा, सिविल कोर्ट में आएगा। और वारिसाना का विवाद है तो ये सूट सिविल कोर्ट में ना होकर रेवेन्यू कोर्ट में होगा। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सूट फाइल करें। बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।